फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। दोनों के संतुलन से क्या होगा? कल इतनी अच्छी डिस्कशन हुई, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो सवाल है वी कौन है? सारा लोड ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल पे क्यों डाला गया है? डीपीएसपी आपको कितनी बार पढ़ाया गया होगा कि लोक कल्याणकारी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कल्याण? तो ऑब्लिगेटरी क्यों नहीं था? कह देते राज्य करेगा ही करेगा, झक मार के करेगा। तो कल आपने देखा कि पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते समय अगर हम रीजनिंग का इस्तेमाल करें सब्जेक्ट के साथ, हमारी पकड़ बढ़ जाती है। क्योंकि हम मनुष्य जो हैं वो रीजनिंग के माध्यम से यहां तक पहुंचे, नहीं तो हम बंदर ही रहते। किसी ने मुझसे सेपियंस की स्टोरी सुनना कि सर सेपियंस की स्टोरी सुनाइए, रीजनिंग ही वो कारण था जिसकी वजह से हम यहां तक पहुंचे, याद रखना। नहीं तो इस बहुत से पशु हैं, पत्थर रगड़ में आया आग लग जाती है, ये उसके रीजनिंग माइंड ने पकड़ लिया। अब आग ऐसे जलाई जाती है, आग में कोई चीज पकाई जाती है, तो क्या हुआ? खाना पका के खाना शुरू कर दिया, खाना पका के खाना शुरू कर दिया तो जल्दी पचने लगा, जल्दी पचने लगा तो फिर इतना दोनों हाथ पैर लगाने की चौपाया बनने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि पेट बड़ा होगा, जब खाना कच्चा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी एब्डोमेन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो हाथ फ्री नहीं हो पाएंगे क्योंकि इतना भारी पेट, आपने देखा होगा जानवरों का इंटेस्टाइन, उसको संभालने के लिए हाथ और पैर दोनों की जरूरत पड़ेगी। अब जब खाना पक्के जाने लगा, हाथ हो गया फ्री। तो जब क्या होता, जानवरों के हाथ होते गद्देदार, जैसे आपको ढेर सारा दस्ताना पहना दें, तो ये हो गया क्या तुम्हारा? फ्री हो गया। अब जब ये फ्री हो गया तो धीरे धीरे मूवमेंट करने लगा। जब मूवमेंट करने लगा तो हमने हथियार पकड़ने शुरू कर दिए, औजार पकड़ने शुरू कर दिए। और जब हमने औजार पकड़ने शुरू कर दिए तो हमने चीजों को बनाना, ठोकना, काटना, पीटना शुरू कर दिया। फिर हमें समझ में आया कि ये हथियार पकड़ा जा सकता है, तो शिकार के पीछे पीछे नहीं जाना है, घेर के मार देना है। अब बड़ा बड़ा शिकार मिलने लगा, पेट भरने लगा। जैसे ही आपको खाद्य सुरक्षा मिली, सामाजिक सुरक्षा शुरू हो गई। अरे एक बार खाना आ गया, हाथी मार दिया, पूरा हफ्तों हफ्तों खा रहे, हो गया काम, पका पका के खा रहे। तो परिवार का आकार बढ़ने लगा, परिवार का आकार बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, और जब संख्या बढ़ी सुरक्षा के तरीके सीखे, एक दिमाग से दो दिमाग, दो दिमाग से चार दिमाग, और ज्ञान आगे प्रोसेस होने लगा। हमने कम्युनिकेशन सीख लिया। कम्युनिकेशन में पहले हम ओरल बताने लगे, बाद में हम पत्थरों पे खोद खोद के बताने लगे, क्योंकि हाथ हमारा हो गया फ्री। तो यानी ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जो यहां नहीं आ रहा उसको भी हम ज्ञान दे रहे हैं। राइट और रॉन्ग? तो सभी स्पेसीज की लड़ाई में हम हर मामले में ऊपर जाने लगे, और जब जाने लगे तो हमें समझ में आया कि बाकी स्पेसीज से महान, पकड़ो सबको। बैल को पकड़ा, खेती करा लिया, घोड़े को पकड़ा, दौड़ने लगे, पहिया बना लिया, बोले लगाओ इसके पीछे, आराम से बैठ के चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और फिर वहीं से मानव के विकास की गाथा शुरू हो गई। तो हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमारे पास रीजनिंग पावर है। सेब नीचे गिरा, एक बंदा देखने लगा, कुछ और हुआ, दूसरे ने ऑब्जर्व किया, बता दिया ऐसे होगा। क्लियर है? तो इसका सीधा सा मतलब है हमारी सबसे बड़ी पावर रीजनिंग पावर है। क्यों? मैंने कहा प्रीलिम्स में ये सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे साथ आएगा। आप, इसीलिए मैंने एक वर्ड दिया, हैंडल विद केयर। तो रीजन अगर ये है तो क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें लगातार पढ़ाई के प्रोसेस में डाल देगा। जब हम नहीं भी होंगे तो प्रियम्बल तो लिखा हुआ है ना तुम्हारी एनसीईआरटी किताबों में। तुम तो अभी अभी मेरे पास आए हो ना गुरुकुल में, लेकिन कभी सोचा कि ये बंधुत्व, फ्रेटर्निटी क्या है? ये क्यों प्रियम्बल रखा गया? इसका नाम प्रियम्बल प्रस्तावना क्यों है? क्या होती है प्रस्तावना? जब इतना लंबा चौड़ा संविधान लिख ही दिया तो इसको क्यों रखा? तो कल तुम्हें समझ में आया होगा कि 1947 में संविधान तो भारत के लोगों का है ना, लेकिन भारत के ऐसे बहुत से लोग हैं जो संविधान नहीं पढ़ सकते, अभी भी प्रियम्बल नहीं पढ़ पा रहे। जो पढ़े लिखे हैं तो गांव के अनपढ़ व्यक्ति से हम क्या उम्मीद करेंगे? लेकिन उसको जागरूक तो होना चाहिए ना, राष्ट्र के सिद्धांत क्या हैं। सोच देखिए हमारे संविधान निर्माताओं की कितनी दूर की थी कि बेचारा नहीं पढ़ पाएगा अनुच्छेद अनुच्छेद। तुम जाके अभी किसी सड़क चलते आदमी जो बढ़िया अपना नौकरी वोकरी कर रहा है उसको पकड़ के प्रियम्बल पूछ लो, नहीं बता पाएगा।
वही वाला जो तुमने बोला वही वो भी बोलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, खत्म, मामला खत्म हो जाएगा। सो ये एक दूरदर्शी सोच है। तो प्रीलिम्स क्या है? रीजनिंग है। फाइंड आउट द रीजंस। आपने पढ़ा हिमालय में भूस्खलन हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि सुबह जो है मध्य हिमालय और महान हिमालय में झगड़ा हो गया, अब दोनों ने हाथापाई की और जमीन खिसक गई, भूस्खलन हो गया। ऐसा ही होता है ना, दोनों लड़ लिए सुबह सुबह, क्योंकि शिवालिक जो था वो कहीं और खेलने जा रहा था, तो दोनों में लड़ाई होगी। ऐसे हुआ होगा। तो भूस्खलन में पता चला आपको जो ग्रेटर हिमालय ने मध्य हिमालय का माथा फोड़ दिया, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। ये प्रक्रिया होती है कि अगर वो हिमाच्छादित चोटियां हैं तो वहां पर भूस्खलन किस रूप में होगा? एवलांच के रूप में होगा। यानी अगर वहां पर आइस कैप्स हैं तो वहां पर लैंडस्लाइड्स किस फॉर्मेशन में होती है? एवलांच में। बहुत लोग एवलांच नहीं पता होगा। तो बाहुबली पिक्चर में पहली वाली में देवसेना फंस जाती है कहीं, देवसेना क्या नाम था उसका पहली वाली में, जो भी है, तो क्या होता है उसको बचाने, देखो अब सारे सीन याद आ रहे हैं। तो उसको बचाने के लिए वो पत्थर की छाल निकालते हैं, पीछे से वो आपने देखा बर्फ ही बर्फ आ रही होती है। तो अब समझ में आया एवलांच किसे कहते हैं? हाँ। तो उसी को हम लोग हिमस्खलन कहते हैं। तो किसी भी चीज के पीछे रीजंस हैं। अब रीजंस तक पहुंचने के लिए या तो तुम्हें इफेक्ट पता चल जाए तो रीजंस तक पहुंच सकते हो, या रीजन से तुम इफेक्ट तक जाओगे। मान लो जैसे आज कई मुद्दे ऐसे हैं, महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव, यह समाज में होने वाला एक प्रभाव है, इसके कई प्रभाव निकल कर आएंगे। लेकिन इस प्रभाव के क्या है? कारण मौजूद है। बिना कारण की यह चीज नहीं हो रही है। और बिना कारण के कोई चीज तुम पढ़ रहे हो उसको फैक्ट बोलते हैं, वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अगर बिना रीजन के कोई तुम फैक्ट पढ़ रहे हो तो वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है। वो वनडे एग्जाम और तमाम छोटे छोटे एग्जाम के काम की चीज है। जहां आपकी विद्वता चेक नहीं की जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पढ़ो। अब समझो तुमने कहा कि फैक्ट्स का एग्जाम है, फैक्ट इन आइसोलेशन यूपीएससी के किसी काम का नहीं है। फैक्ट इन रीजंस आपके काम का। जैसे एग्जांपल लेता हूं, तुम्हारे सामने एक फैक्ट आ गया कि भारत में लेबर फोर्स में महिलाओं की संख्या घट गई है। इन लेबर फोर्स द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन डिक्रीज ड्रास्टिकली इन लास्ट 5 years। अब दिस इज द फैक्ट, यू रॉट डाउन, यू जॉट डाउन, यू रोटन एवरीथिंग कि 45% मान लो महिलाओं की संख्या वर्कफोर्स में घट गई है या फलाने घट गई है। आपने इसको रट लिया, एक कॉमन स्टूडेंट ये बात करता है। बट क्यों घट गई? बट क्यों घट गई? पढ़ाया था ना? तो घट गई तो रीजन है। अभी सुनने में कैसा लग रहा है ज्यादातर लोगों को जिन्होंने पहली बार ये लाइन सुनी है कि वर्कफोर्स में फीमेल का पार्टिसिपेशन घट गया? साउंड्स बैड? ईमानदारी से बताओ, बुरा लग रहा है? महिलाओं की संख्या घटती जा रही है। इट्स साउंड निगेटिव ना? अरे मेरी शक्ल पे मत जाओ, मैंने ढक रखा है। हाँ, किसको किसको जिन्होंने पहली बार ये सुना है, किसको लग रहा है ये बहुत बैड इंपैक्ट क्रिएट करेगा? ईमानदारी से बताओ, गलत है ये, बिल्कुल गलत है भाई। महिलाओं की संख्या बढ़नी चाहिए। बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो जो व्यक्ति सीधे फैक्ट पे अटैक करेगा वो अलग डायरेक्शन में चलेगा। व्हेन यू गो फॉर द रीजंस, तो तुम्हें यह पता चलेगा कि पढ़ाई लिखाई उच्च शिक्षा में महिलाओं की भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि उनके हिस्से में जो वर्कफोर्स था वो अनऑर्गेनाइज था, असंगठित था। वो कहीं खेत में घास उगाड़ रही हैं, कहीं मजदूरी कर रही हैं, किसी घर में जाके बर्तन मांज रही हैं। तुमने नोटिस किया होगा कि हम काम वाली शब्द ज्यादा प्रयोग करते हैं। घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए प्रेफरेबल जेंडर कौन है? क्योंकि उसके साथ एक सोशल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है। जो बाहर सुरक्षित नहीं है उसको हम अपने घर में सुरक्षा के लिए बुलाते हैं। कैसा टैबू है, कैसा पैराडॉक्स हमारी समाज का। वो महिला जो भारत के समाज में सुरक्षित रही है, हम महिला को प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं देते? मुझे बताओ।
और पुरुष इसलिए देता है कि मेरे जाने के बाद घर में महिलाएं हैं, सुरक्षित रहे, पुरुष के साथ सुरक्षा उसको नहीं है। और ये डिसीजन कौन लेता है? पुरुष लेता है, जिससे इस पूरे समाज की महिलाओं को खतरा है। हाय रे, कैसी ये अजीब चीज है। देखो, तो अब क्या हो रहा है कि लेबर फोर्स का मतलब होता है स्किल्ड लेबर। ये झाड़ू पोछा बर्तन, उसको वेजेस तो मिल रहे हैं, लेकिन व्हेन यू फाइंड द रीजंस, पीछे जाओगे और देखोगे कि वो अब स्किल्ड हो रही हैं, एजुकेट हो रही हैं। तो एजुकेशन में जाने की वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की लेबर से वो बाहर है। अब अच्छा है कि बुरा है? हाँ जी बेटा, साउंड्स गुड और बैड? हाँ, दिस इज कॉल्ड रीजनिंग, दिस इज कॉल्ड रीजनिंग। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी फैक्टर हो जाता है। तो यहां समझ में आया प्रीलिम्स क्या है। अब तुम जब इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, इसको आज जाके लिख के अपने टांग लेना वहां पे, तो तुम हर समय पढ़ोगे अब। क्योंकि दिमाग जब एक बार प्रश्न पूछने की प्रक्रिया में घुस जाता है ना, तो पूछता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। तो आप लोग जो कहते हैं कितने घंटे पढ़ें, मेरा सवाल है कि जितनी देर सो रहे हैं उसको छोड़कर आप पढ़े ही पढ़ें। तो पढ़ने को तुम्हें लगता है कि कोई एक पर्टिकुलर कुर्सी मेज होगी, कोई किताब होगी, मन में कुछ उत्साह पैदा करके या खुद को डरा धमका के हम पढ़ने बैठ जाएंगे। यूपीएससी की पढ़ाई ऐसे नहीं होती है। इस कमरे में लगी कई तस्वीरें ऐसी हैं जहां पर इन्होंने फर्स्ट डिवीजन नहीं प्राप्त किए हैं लाइफ में, बट वो आईएएस हैं। उसका रीजन कुछ और नहीं है, रीजनिंग माइंड है। कि आपका दिमाग अगर राइट क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछ के लिख सकता है, जैसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्लास में एक ने पूछा, वो खुद ही 2 दिन बाद उसको याद नहीं रहेगा उसने क्या क्वेश्चन पूछा, ना वो कभी लिखेगा ना बाकी लिखेंगे। वो सोचेंगे उसका क्वेश्चन है वो जाने, हमारा तो अलग ही ब्रह्म क्वेश्चन रहेगा। तो आप तो अलग लेवल का क्वेश्चन पूछने वाले हो ना, कि ब्रह्म सगुण है या निर्गुण है। आप तो ऐसे क्वेश्चन पूछोगे, तुम तो शंकराचार्य की तरह डिबेट करोगे ना मेरे से, सब ब्रह्म द्वैत है अद्वैत है। आप तो ये वाली फिलॉसफी लेकर आए, महान अवतार है आप लोग। तो आपको क्या करना है? रीजनिंग करने की आदत डालनी है इन एवरी सब्जेक्ट। और अगर ये आपने कर लिया तो आपको 2 चीजें मिलेंगी, रीजन एंड इफेक्ट। तो जो दिख जाए उसको दूसरे से लिंक करना, आइसोलेशन में मत छोड़ना। क्योंकि तुमने इफेक्ट पढ़ा तो फैक्ट पे चले जाओगे। इफेक्ट विदाउट रीजनिंग इज फैक्ट। क्या, हाँ, तो बड़ा अच्छा दिन निकल रहा है। लिखो 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 लिखो, मुझे लिख के वापस करना भाई मेरा। इफेक्ट विदाउट रीजनिंग इज फैक्ट। तुम कहते हो ना सर फैक्ट पढ़ते हैं, इफेक्ट विदाउट रीजनिंग इज फैक्ट। बिना कारण के प्रभाव एक तथ्य है, बिना कारण के प्रभाव एक तथ्य है। प्रभाव बताता है स्थिति क्या है। भारत में पानी की कमी है, ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, और आप इसको यूपीएससी मानते हो। आजकल वो शॉर्ट और रील पे तो बहुत लोग आईएएस बन रहे हैं इस चक्कर में। आधी क्लास तो मुझे लग रहा है ऐसे ही आई है, वो शॉर्ट रील देख के कि ऐसे उतरेंगे, गाड़ी रुकेगी, कलेक्टर लिखा होगा, धाए से बाहर आएंगे और 4 लोगों को सस्पेंड कर देंगे। 2-4 तो हमें लग रहा है इसी हर क्लास में इसी तरह से आ रहे हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा है एसएससी, दरोगा, वनडे और आईएएस के एग्जाम में अंतर क्या होता है। उस वक्त बस एक किताब पढ़नी है, नहीं, गलत है। सो जिसको आप, जिस इफेक्ट को आप बिना रीजनिंग के पढ़ रहे हैं, बिना रीजन के, वो फैक्ट है। जैसे भारत में 80% ग्राउंड वाटर कंटेमिनेटेड हो गया है, तो ये इफेक्ट है कि कंटेमिनेटेड, दूषित हो गया है। आपने इसको यस, मैंने आज कॉपी में लिख लिया, न्यूज़पेपर में से चुन लिया, बट इसके पीछे कारण क्या है? और जब कारण में तुम गलती से घुस गए तो तुम्हें अंग्रेजों की बनाई गई एक जल नीति पता चलेगी। योजना कुरुक्षेत्र की क्लास अगर किसी ने की होगी मेरी, तो बड़े विस्मयकारी तथ्य दिए थे मैंने। अंग्रेजों की बनाई नीति से तुम्हारे यहां वाटर गवर्न होता है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि जो गन्ना और चावल है, जिस पे हमने एमएसपी और एफआरपी दे रखी, गन्ने पे एफआरपी चलती है और चावल पे एमएसपी सबसे टॉप पे, वो देश का 76% पानी केवल 2 फसलें खा जा रही हैं। फिर जो हमारे नीति नियंता एग्रीकल्चर के हैं, उन्हें भारत के जलवायु प्रदेशों के बारे में पता ही नहीं है।
कि हम में से बहुत बड़ा हिस्सा हमारा ऐसा है जो मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त है, तो तुम्हें इसके पीछे वर्ल्ड लेवल की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनको कॉन्स्पिरेसी पता चलेगी कि क्या है। अभी आपको देखे बायोफ्यूल अलायंस बनाने की बात हो रही है, उसमें सबसे मेजॉरिटी हम किसको दे बैठे? गन्ने को। महाराष्ट्र में आज जो वाटर क्राइसिस, उसके पीछे सबसे बड़ी फसल कौन सी है? गन्ना। गन्ना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी वो खा जाता है। अब पानी पहुंचाता कौन है? कोई नहीं पहुंचा रहा है, कोई नहीं पहुंचा रहा है। कायदे से नदियों को जोड़कर नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाना चाहिए था, पर तुम्हारे देश में एक अंग्रेजों का बनाया कानून चलता है कि आप जो जमीन है वो आपकी संपत्ति है, खोद लो, पंप सेट डालो। आज भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे हो रही है? अंडरग्राउंड वाटर का। तो जब रिजल्ट आ रहा है कि भाई कंटेमिनेटेड हो गया, खत्म पानी। क्योंकि दक्षिण भारत में तालाबों की परंपरा थी, उत्तर भारत के तालाब तो प्रॉपर्टी डीलर ने पाट पाट के वहां बिल्डिंग खड़ी कर दी, आपके सामने भी हुआ होगा। क्योंकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहीं आपकी नीति में ऑब्लिगेटरी है ही नहीं। तो जैसे तुम कारण में घुसोगे ना, ऐसे भानुमति का गिटार